हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 8 है। और पेपर की बात करें तो पेपर नंबर ये 6 है जो कि हिंदी है और हम लोग राजन सीरीज को कर रहे हैं और उसके बाद में इसमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल समाप्त हो चुका है ए टू जेड करके, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2023 तक के प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जो है आप सभी लोगों को पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग इसके पहले जो है 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे, ये जो है आपका 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1 से हम लोग करते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति, यहाँ पे पूछा गया है कि लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का प्रकाश डालिए, ठीक है। यानी जो लिखित अभिव्यक्ति लिखकर हम क्या-क्या लिख सकते हैं इसके बारे में जो है हमको बताना है। तो जैसे हो गया कहानी लेखन, कहानी को जो है लिखते हैं, निबंध लेखन, नाट्य लेखन और उसके बाद में कविता लेखन और पत्र लेखन, ये सभी जो है लिख के जो है अपने भाव विचारों को प्रकट किया जाता है, ठीक है। निबंध हो गया, जैसे निबंध लिखा है तो उसको पढ़ा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है सेकंड क्वेश्चन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में जो है क्या अंतर होता है। 2023 में ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। तो औपचारिक पत्र की बात करें जो आधिकारिक या गंभीर उद्देश्य के लिए जो है भेजा जाता है, आधिकारिक और गंभीर उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र मतलब होता है मित्र, परिचित या रिश्तेदार को जो संदेश भेजा जाता है उसे जो है अ, अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। उसके बाद में दिया है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके जो है उदाहरण लिखना है और ये आपका 2016, 17 और 22 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये क्रिया विशेषण करके दिया हुआ है। तो जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं, एक मिनट, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता जो है बताते हैं उसको जो है क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हो गया घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी दौड़ता है यहाँ पे क्रिया है आपका, लेकिन इसकी जब विशेषता बताई जाती है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दिया है कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का जो है वर्णन कीजिए। 2000 आपके 22 में क्वेश्चन ये बना हुआ है, 2022 में जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है इस प्रकार से। तो गद्य शिक्षण के जो है सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं इसको जो है आपको बताना है। 2022 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। तो हिंदी शिक्षण के गद्य और पद्य दो रूप होते हैं, जिनमें व्याकरण की दृष्टि से जो है गद्य शिक्षण में विशेष महत्व होता है और गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो है गद्य के सभी पाठों के लिए जो है निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अब हम इसको जो है एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो है निर्धारित किया जाता है। तो छात्रों के जो है शब्द भंडार जो है बढ़ाता है और इसमें जो है छात्रों में मुहावरा, लोकोक्तियां, सामाजिक पदों और वाक्य रचना जो है आदि की जानकारी बच्चों को प्राप्त होती है। छात्रों में जो है व्याकरण के नियमों की जो है जानकारी प्रदान होती है इसके द्वारा। और छात्रों की स्मरण शक्ति का जो है विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति जो है रुचि उत्पन्न होती है। और छात्रों को जो है शुद्ध वाचन की जो है शिक्षा प्रदान करना और छात्रों में जो है अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना, यानी वह अपने भाव या विचारों को जो है किस प्रकार से वो अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने। उसके बाद में है छात्रों में जो है उच्चारण संबंधी सुधार हेतु जो है 2 उपाय लिखिए, यानी किस प्रकार से कोई भी छात्र हो गया अगर उसके उच्चारण में प्रोनंसिएशन में सुधार नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से सुधार कर सकता है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके उपाय हम देखते हैं, जैसे बच्चों के भाव के अनुसार जो है भाषा का प्रयोग करना, बच्चों के भाव के अनुसार, ठीक है, कि भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए और बच्चों को पढ़ने और बोलने का जो है निरंतर जो है अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद में दिया है कि उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए, उच्चारण के जो भिन्न भिन्न भेद होते हैं उसको हमको जो है यहाँ पे लिखना है।
तो कौन-सा अक्षर किस स्थान से जो है उच्चारित होता है, इसका ज्ञान जो है विद्यार्थी को देना चाहिए। यानी कोई भी जो अक्षर जो वर्ड होता है, वर्ड स्थान होता है, ठीक है? किस स्थान से जो है उत्पन्न होता है, इसका ज्ञान जो है विद्यार्थी को देना चाहिए तथा शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण कर जो है विद्यार्थियों से शुद्ध उच्चारण करने का जो है अभ्यास कराना चाहिए। जैसे हो गया यहाँ पे आपका सा हो गया, सा को जो है सा की तरह जो है बोला जाता है। सा के रूप में नहीं बोला जाता है, ठीक है? ये तीनों सा से आप लोग परिचित होंगे। जैसे हो गया वर्षा और जैसे ज्ञ हो गया, ये इसको जो है ग्यों, ये ज्ञ या नहीं, यहाँ पे जो मात्रा लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा। और जा के रूप में नहीं बोला जाता है, जो ज्ञ होता है ज्ञ के रूप में बोला जाता है, इसको जा के रूप में नहीं बोला जाता है। जैसे हो गया ज्ञान आपका हो गया। और जो छा होता है, ठीक है? ये कुछ अथवा छा के रूप में जो है बोला जाता है, ना कि छा के रूप में जो बोला जाता है, झा, ठीक है? जैसे हो गया क्षत्रिय हो गया, रक्षा हो गया, ठीक है? जैसे री को जो है री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु हो गया और इसको इया कहते हैं, ठीक है? ये तत्सम शब्दों में जो है संयुक्त अक्षर बनाने में जो है काम आता है और उच्चारण अब ना के समान होता है, इसका जो है ना के समान होता है। जैसे हो गया चंचल और अंजन हो गया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एक ढा होता है, इसे अंगा कहते हैं, काखा गागा अंगा, ठीक है? यहाँ पे जो होता है ये तत्सम शब्दों में जो है प्रयोग किया जाता है और उच्चारण जो है अनुस्वार की तरह होता है। जैसे हो गया गंगा हो गया, रंग हो गया, लेकिन कुछ जो है तत्सम शब्दों जैसे हो गया वांग्य और प्रांगमुख में जो है यह ध्वनि सुनाई देती है। उसके बाद में ये जो अड़ा है, ठीक है? इसका उच्चारण जो है स्वर सहित होने पर जो है ठीक यहाँ पे देख सकते हैं ना की तरह जो है बोला जाता है। इसको ना भी कहीं कहते हैं, ठीक है? जैसे हो गया पंडित, ठंडा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं किंतु स्वर रहित होने पर उसका जो है उच्चारण ना के समान होता है, यहाँ भी लिखा है। और दीर्घ स्वरों के साथ जो है अनुस्वार का उच्चारण पराया जो है चंद्र बिंदु, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा, चंद्र बिंदु इस प्रकार से होता है की तरह होता है, परंतु प्रयोग जो है अनुस्वार की तरह जो है होता है। जैसे हूँ हो गया, मैं हो गया, ना हो गया, ठीक है? उसके बाद में इसके आगे देखते हैं अकारांत शब्दों के अंतिम व्यंजन का उच्चारण जो है पराया हलंत से किया जाता है, किंतु लिखा जो है सस्वर से जाता है। जैसे हो गया प्यार हो गया, राम हो गया। अकारांत जो है चार अक्षर वाले शब्दों में दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है, जैसे दलदल, अड़चन और मलमल। अकारांत जो है चार अक्षर वाले शब्द का जो है तीसरा अकारांत वर्ण जो है हलंत से जो है उच्चारित होता है और अकारांत तीन अक्षर वाले शब्द जो अकारांत होता है, जैसे आ जहाँ पे आता है, ठीक है? अड़चन हो गया, दलदल हो गया, मलमल हो गया। इसमें जैसे अकारांत तीन अक्षर वाले शब्द का अकारांत वर्ण जो है हलंत के समान जो है बोला जाता है। और उसके बाद में द्या, इसको पढ़ते हैं क्या? द्या के रूप में होता है, जैसे हो गया विद्यार्थी। 7 नंबर में क्या दिया है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। जो प्राथमिक स्तर पर जो है स्तर पर जो कहानी होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसको लिखना है। 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो कहानी यहाँ भी पूछा गया कि कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की जो है पूर्ति करता है। 2020 में ये क्वेश्चन बना हुआ है और 23 में बना हुआ है, ठीक है? तो इसके जो है उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो छात्रों में जो है ध्यानपूर्वक सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने का जो है कौशल विकसित करना होता है। जो प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण यानी जब बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं तो उसका जो है प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या होता है, तो इससे जो है सुनकर वो अर्थ ग्रहण करते हैं और जो है इस प्रकार से उनका जो है कौशल विकसित होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में ज्ञान को जो है आसान और रोचक रूप में जो है प्रस्तुत करना। कोई भी ज्ञान हो गया कहानी के तौर पे जो है उनको आसान और रोचक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो है उसमें रुचि ले सकते हैं। छात्रों में सामाजिकता की जो है भावना का विकास करना और छात्रों में जो है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे जो है उनका ध्यान जो है विषय की ओर केंद्रित रहे, यानी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस पे केंद्रित रहे। छात्रों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का जो विकास करना, वो किस प्रकार से जो है लिख सकते हैं
उस कहानी को, और उसके बाद में किसी भी चीज़ को वो किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। छात्रों में भावात्मक और चारित्रिक जो है का विकास करना, भावनाओं का छोटी और कठिन बातों को जो है आसान बनाकर सुनाना, छात्रों की साहित्य में जो है रुचि विकसित करना, छात्रों के विचार, कल्पना, तर्क शक्ति का जो है विकास करना, छात्रों में भाषा की विभिन्न शैलियों से जो है परिचय कराना, और छात्रों में शब्द सूची, लोकोक्ति और मुहावरे का जो है ज्ञान कराना, छात्रों में देश, जाति, धर्म के प्रति जो है अस्थाई भाव का जो है विकास कराना। तो ये पे हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो कहानी का शिक्षण करते हैं, किस प्रकार से उसका उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि छात्रों में संवेग और मनोवृत्ति का जो है विकास करना, इमोशन जो होता है उसका जो है विकास करना, छात्रों की कहानी लिखने में जो है रुचि का निर्माण करना, छात्रों को अपना चरित्र निर्माण जो है करने में सहयोग प्रदान करना। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। जब हम मुख द्वारा अपने मुँह द्वारा बोलते हैं, ठीक है? तो जिस प्रकार से अभिव्यक्ति करते हैं तो उसकी जो है उपयोगिता क्या होती है, इसको हमको बताना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता है कि वक्ता द्वारा जो है श्रोता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुँचाना या संप्रेषण करना, यानी बोलकर वक्ता द्वारा जो बोलता है, यानी श्रोता, श्रोता जो सुनता है, उसके पास अपनी भावनाओं और संदेश या सूचनाओं को जो है प्रभावी ढंग से, यानी ठीक प्रकार से रोचक बनाकर जो है उसके पास जो है पहुँचाना या संप्रेषण होता है। काल किसे कहते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है कि क्रिया के जिस रूप में जो है किसी कार्य का जो है करना या होना पाया जाता है, उसको जो है हम लोग काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय, ठीक है? टाइम। यानी काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 भेद जो है आपके काल के होते हैं। 10 नंबर में क्या दिया है कि पत्र लेखन की विशेषताएँ बताइए, यानी पत्र लेखन की क्या-क्या विशेषताएँ हो सकती हैं, क्या-क्या उसमें विशेषताएँ हो स सकती है, किन-किन बातों को पत्र लेखन में ध्यान रखना चाहिए, इसको बताना है। 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है? तो साधारणतया पत्र की भाषा शैली, जो भाषा शैली होती है सरल होनी चाहिए और बोलचाल की जो है भाषा में होनी चाहिए। पत्रों में जो है विचार जो होता है वो सुस्पष्ट होना चाहिए, यानी सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए और सुलझे हुए होना चाहिए, ठीक है? पत्र में जो लिखा जाना ज़रूरी है वह अवश्य लिखा जाना चाहिए, यानी जो लिखना ज़रूरी है वो अपने भाषाओं में अवश्य लिखना चाहिए। पत्र जो है संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र जो है अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में प्राथमिक स्तर पर जो है कविता के उद्देश्य, हमने जो है प्राथमिक स्तर पर कहानी के उद्देश्य के बारे में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो है कविता हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। यानी कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या होनी चाहिए। जब हम कविता बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो है ध्यान रखने योग्य बातें क्या-क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे भाव के अनुसार जो है वाचन करना चाहिए, कोई भी कविता हो गया उसका जो भाव कहता है, ठीक है? कविता का जो भाव कहता है उसी के अनुसार जो है उसका वाचन करना चाहिए। मानक उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए, मानक उच्चारण यानी जो उल्टा-पुल्टा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मानक उच्चारण जो आपके हिंदी व्याकरण में दिया है, उसका वो जो है उसी प्रकार से उच्चारण उसका करना चाहिए। छात्रों में कविता के कलात्मक संवाद को जो है भावात्मक अंदाज में जो है सुनाने की दक्षता जो है विकसित करनी चाहिए। यानी अपने भाव को अगर प्रदर्शित करना है, जैसे जहाँ रोने का भाव है, हँसने का भाव है, सब कुछ जो है कलात्मक संवाद को जो है भावात्मक अंदाज में जो है उनको सुनाने की दक्षता, स्किल विकसित करना चाहिए बच्चों में। गति और प्रवाह के साथ जो है वाचन की योग्यताएँ जो है विकसित करनी चाहिए, कि कितनी गति रहना चाहिए और कहाँ पे जो है प्रवाह होना चाहिए, उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में है कब छात्रों में कविता को जो है नाटकीय के साथ-साथ सुनाने की क्षमता जो है का विकास करना चाहिए। कविता को जो है व्यक्तिगत और समूह के साथ जो है हाव-भाव, आरोह-अवरोह के साथ जो है सुनाने की योग्यता का जो है विकास करना चाहिए। दूसरों लोगों के समक्ष जो है कविता सुनाने की योग्यता जो है विकसित करनी चाहिए। कोई भी बालक हो गया उसको जब कविता सुनाएँ तो वो उसमें इतना क्षमता होनी चाहिए, विकसित वो इतना क्षमता हम लोग कर दें कि वो उस कविता को जो है दूसरों के सामने सुनाने की योग्यता उसमें जो है डेवलपमेंट हो सके। छोटे बच्चों के लिए जो है लिखे गए गीतों को जो है स्वयं पढ़ने और उन्हें जो है कंठस्थ करना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने, यानी स्वयं पढ़ सके और उनको जो है याद कर सके। ये सभी बातों को जो है हमको ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद में यहाँ पे 12 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों का जो है वर्णन सही लिखिए, यानी केवल 4 विराम चिन्हों को लिखना है। आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2022 और 23 में आया हुआ है। इसका संक्षिप्त विवेचना कीजिए, 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो 20, 22 और 23 में जो है विराम चिन्ह आया हुआ है, ठीक है। 4 विराम चिन्हों को लिखना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि विराम चिन्ह का आशय क्या होता है, विराम चिन्ह हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है कि कहीं पे रुकना या ठहरना, ठीक है। यानी अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय कहाँ पे रुकना चाहिए, यानी लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। यदि बिना रुके ही अपनी भाषा को कहते हैं तो सुनने वाले की जो है समझ में कुछ नहीं आता है। कई बार अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है। हम उचित स्थान पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा और उसको जो है ठीक प्रकार से समझ में आएगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में अस्पष्टता आती है, बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। यानी विराम चिन्हों का हम इसीलिए प्रयोग करते हैं कि कहाँ पे जो है रुकना चाहिए, कहाँ पे हमको तेजी से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे जो है लिखने में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक है रोको मत जाने दो। अगर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है। रोको मत ये हो गया। अगर एक एग्जाम्पल और लिखे हम, रोको मत जाने दो, तो इन दोनों का जो भावार्थ होगा, जैसे रोको मत जाने दो मतलब किसी भी व्यक्ति को उसको रोको मत, उसको जाने दो यहाँ से। और यहाँ पे ये सेकंड जो दिया हुआ है कि रोको मत जाने दो, यानी रोको मत जाने दो, यानी किसी व्यक्ति को जो है रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे भाव क्या कहता है कि रोको मत, उसको जाने दो, यहाँ से जाने दो। तो यही यहाँ पे दिया है कि रोको मत जाने दो। इस वाक्य में जो है कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है, जिससे उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला रोको मत जाने दो और दूसरा रोको मत जाने दो, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। और एक दूसरे के जो है विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से जो है भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो वाक्य बोलने या लिखने के समय जो है विराम की अवस्था को प्रकट करने के लिए चिन्हों को जो है विराम चिन्ह कहते हैं। अगर प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, जैसे वाक्य के खत्म हो जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जब आपका वाक्य जो है खत्म हो जाता है तो वहां पे जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी जो है वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक हो गया, जैसे आपका प्रश्नवाचक हो गया, विराम चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र हुआ, तो ये पूर्ण विराम हो गया। मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी पूर्ण विराम हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग अल्प विराम, यानी 4 विराम चिन्हों का जो है हमको बताना है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैक्सिमम 4 ही पूछता है। अब अल्प विराम की बात करते हैं तो अल्प विराम थोड़ा, ठीक, थोड़ा रुकने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जब थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है शब्दों को अलग अलग करने के लिए जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी वाला आलू, अरबी, परवल, टमाटर आदि बेच रहा है, तो अल्प यानी कम समय के लिए जब रुका जाता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए जो है विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मोहन तुम इधर आओ, तो ये विराम चिन्ह है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में दो वाक्यों को जो है जोड़ने के लिए जब दो वाक्य जोड़ा जाता है तो उसमें भी जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंकज विद्यार्थी से आकर शहर चला गया, विद्यालय से आकर शहर चला गया, ठीक है। पंकज विद्यालय से आया और उसके बाद में शहर चला गया। तो यहाँ पे एक वाक्य, यहाँ पे तो दो वाक्यों को जो है जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दामे दिया है कि किसी कथन को जो है स्पष्ट करने के लिए जो है के स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है, जो कथन रहता है कहा जाता है उसको जो है विराम चिन्हों के बाद प्रयोग किया जाता है। पिता ने कहा अब तक यहाँ थे,
समुच्चय बोधक से जो है पहले जैसे रोशनी बहुत अच्छी है किंतु उसकी माँ जो है बहुत बेईमान है। समुच्चय बोधक से पहले इसका प्रयोग किया जाता है जैसे रोहन तेज दौड़ा लेकिन थोड़ा पीछे रह गया। उसके बाद में जो अर्धविराम दिया हुआ है कि सामान्य तौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जो है जोड़ता है जब एक उपवाक्य जो है खत्म हो जाता है तथा दूसरे को जो है जैसे चिन्ह से नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः अर्धविराम का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में जो है आने से संपूर्ण देश में जो है क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्धविराम का जो है चिन्ह था। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप लोग जानते हैं, जो वाक्यों के अंत में जो है सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जैसे बस कब दौड़ेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आप लोगों को पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 13 नंबर में दिया है कि पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर बताइए। जो पूर्ण विराम होता है और अल्प विराम होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर की बात करें तो जहाँ एक वाक्य की पूर्ति होती है वहां जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया विशाल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे वाक्य की पूर्ति हो गई, जबकि अल्प विराम का प्रयोग जो है पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर जो है रुकना पड़ता है, तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपका मित्र नरेश आपसे मिलने आया हूँ, तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर में जब रुका जाता है तो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम जो है एक वाक्यों की पूर्ति होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर होता है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के जो है पहले लगते हैं और उसका अर्थ जो है चेंज कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो बाद में लगते हैं उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर जो है बता दिया हमने। जैसे गामी से पहले अनु जोड़ देते हैं तो अनुगामी बन जाता है। ठीक है, तो यही सब है, ये सब हम लोग जो है आप सभी लोगों को आता होगा। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कहानी शिक्षण जो हम बच्चों को कहानी पढ़ाते हैं उसकी उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखना है, यानी संक्षिप्त में लिखना है। कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिता होती है इसके बारे में लिखना है। तो इसके निम्नलिखित प्रकार से जो है व्यक्त किया जाता है। जैसे कहानियां छात्रों को जो है गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती है और कहानियां शिक्षण के द्वारा छात्रों में जो है सर्वांगीण विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद में अब व्यक्ति किसी भी बात या भाव को जो है प्रकट कर कर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और सृजनात्मकता अर्थग्रहण उसका अर्थग्रहण बच्चों में जो है विकास डेवलपमेंट होता है। कहानियां छात्रों की कल्पना शक्ति को जो है विकसित करती है। तो कहानियां की ये सभी उपयोगिता के बारे में है और कहानी जो है मनोरंजन एवं एक साफ सुथरा जो है साधन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में दिया है कि मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। मौन वाचन का जो है महत्व बताना है और इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है और इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। वाचन का क्या महत्व होता है, ठीक है, संक्षेप में लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मौन मौन वाचन का अभिप्राय होता है स्वयं में स्पष्ट करना। अस्पष्ट है यानी मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए हुए, यानी क्लास में आप बैठे हैं, सर बोलते हैं कि आप लोग मन में पढ़िए, यानी शोरगुल मत करिए। तो वही होता है मौन वाचन, यानी किसी पाठ को इस प्रकार से पढ़ना कि किसी को जो है आवाज या ध्वनि से ज्ञान ना हो पाए कि जो है कहीं क्या पढ़ा पढ़ा जा रहा है, यानी जो हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है आप सभी लोगों को पता ना चले कि मौन वाचन जो है हम कहते हैं। या सस्वर वाचन से जो है ठीक उल्टा होता है। सस्वर मतलब सस्वर मतलब एक स्वर में पढ़ना, यानी समझ सकते हैं ये जो है शांत होकर पढ़ा जाता है ये बोलकर। मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2-3 दृष्टियों से जो है देखने को मिलती है। ये कौन सी दृष्टियां हैं, जैसे मौन वाचन में प्रत्येक छात्र जो है पठितांश का वाचन स्वगति से जो है कर सकता है और यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अथवा वाक्यांश छात्रों की समझ में नहीं आ रहा हो तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय जो है एक बार समय तक जो है बार-बार पढ़कर समझने का जो है प्रयत्न छात्र कर सकते हैं, जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उसकी समझ में ना आ जाए, यानी तो बार-बार पढ़ सकते हैं। और अवकाश के क्षणों का जो है सदुपयोग करने के लिए मौन वाचन का जो है अभ्यास ज़रूरी है। 17 नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों का जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पे जो विषय दिया है जैसे गणतंत्र दिवस आपका दिया है, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास या पुस्तकालय या खेल कूद की उपयोगिता, इस पे जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर जो है अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गणतंत्र दिवस पर।
तो इस पे जो है आप लोगों के अनुसार गणतंत्र दिवस क्या होता है इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1930 नहीं 1950 को रावी नदी के तट पर, हाँ 1930 यहाँ पे रहेगा, 1930 ईस्वी को जो है रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। और उसी दिन से जो है अंग्रेजों के विरोध तथा दमन करने पर भी जो है प्रतिवर्ष यह दिवस जो है संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत जो है पूर्ण रूप से अपने द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप शासन को जो है स्वतंत्र हुआ, अनुरूप जो है शासन स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी को भारत में जो है गणतंत्र दिवस की व्यवस्था लागू हुई। इसीलिए यह पवित्र दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में कहकर जो है पुकारा जाता है। ये आप लोग जो है अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस जो है स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों का स्मरण दिलाता है। विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रगति पथ पर जो है वहां पे अग्रसर भारत का दर्शन कराती है। राष्ट्रपति का संदेश जो है राष्ट्र निर्माण में जुट जाने की जो है प्रेरणा है। गणतंत्र दिवस संकल्प एवं प्रतिज्ञा का जो है दिवस है। यह दिवस हमें देश के जो है लिए प्राणों को न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देता है। इस दिन जो है हमारे हृदय में बस एक ही जो है स्वर गूंजता है, जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष न- निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो खेल कूद की उपयोगिता विज्ञान ने समस्त विश्व को जो है घर आंगन बना दिया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है। इन खेल कूदों का अपना एक महत्व होता है। आपस में मैत्री भाव बढ़ाना, एक दूसरे को जो है पहचानने के अवसर मिलते हैं, संस्कृति का जो है आदान प्रदान होता है। ये जो है सेकंड है, ये आपके खेल पर लिखा गया है। और ज्ञानवर्धक के यहाँ पे ज्ञानवर्धक अवसरों ज्ञानवर्धक अवसर आते ही खेल जीवन के अनुशासन की महत्ता सिखाता है, क्योंकि हर खेल में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे जो है कुछ समझाने लायक नहीं है, आप लोगों को जो है अपनी भाषा में ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लेखन और पठन क्षमता विकसित, शिक्षक बच्चों के लेखन और क्षमता विकसित करना चाहिए। तो ये सभी जो है आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग राजन सीरीज से ये पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। 18 नंबर में दिया है कि गद्य एवं पद्य में अंतर क्या होता है, गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। तो इसको जो है हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न में देख चुके हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि साहित्य में गद्य का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें अपने भाव और विचारों को पराया गद्य में ही जो है अभिव्यक्त करते हैं, अपने भाव और विचारों को जो है गद्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। और दूसरे के भाव और विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही जो है सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्व की जो है प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है, जबकि पद्य में जो है अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध जो है भाव, रागात्मकता और कल्पना कल्पना एवं संवेदना से होता है। इस प्रकार से जो है प्रमुख अंतर जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब अंतर की हम बात करते हैं, यहाँ पे अंतर की हम बात करते हैं। तो गद्य के वाक्यों में जो है विराम के नियमों का जो है पालन किया जाता है, जबकि पद्य में जो है नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अतः विराम चिन्हों के नियम जो है गद्य में ही प्रयोग किए जाते हैं, पद्य में नहीं। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग जो है गद्य में प्रयोग किया जाता है, पद्य में नहीं। गद्य में जो है लय की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो रिदम होता है, रिदम बनाने की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है गद्य में। जो आपका गद्य होता है उसमें जो है रिदम लय की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो पद्य होता है उसमें गति और लय की जो है विशेष आवश्यकता होती है। अगर हम 3 नंबर की यहाँ पे बात करें, 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे गद्य में जो है छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, इसमें छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन जो पद्य होता है उसमें जो है सदैव छंदबद्ध होता है और छंद युक्त कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गद्य और पद्य में हम लोगों ने अंतर देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि 19 नंबर में क्या दिया हुआ है। 19 नंबर में दिया है कि वाचन के दोषों को जो है किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। 2020 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो वाचन पठन संबंधी दोषों का जो है निवारण, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। इसका अभिप्राय यह होता है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से जो है अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का जो है निवारण किया जा सकता है।
यानी उच्चारण करने में नहीं आता है तो उसको बार-बार जो है पुनरावृत्ति यानी बार-बार पढ़कर उसका उच्चारण हम लोग सही कर सकते हैं। वातावरण परिवर्तन, यानी बच्चों को जो है सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर जो है पठन संबंधी दोषों का जो है निवारण किया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद में चिकित्सा विधि, यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या जन्मजात किसी कमी के कारण जो है दोष को जो है चिकित्सीय उपचार द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 20 नंबर में दिया है कि औपचारिक पत्रों के जो है प्रकार लिखिए, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो औपचारिक पत्र के जो है प्रकार हमको बताना है। तो औपचारिक पत्रों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे है प्रार्थना पत्र, एक है प्रार्थना पत्र, 1 मिनट, एक है प्रार्थना पत्र और दूसरा है कार्यालयी पत्र और उसके बाद में हम तीसरा नंबर की बात करें तो ये 3 प्रकार के व्यावसायिक पत्र होता है। प्रार्थना पत्र क्या होता है? इन पदों के निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। अवकाश, शिकायत, सुधारना, आवेदन आदि के विषय में जो है यह पत्र जो है इसके अंतर्गत लिखा जाता है। और कार्यालय पत्र क्या होता है? जो पत्र जो है कार्यालय कार्य हेतु जो है लिखे जाते हैं। ये सरकारी अफसरों या आधिकारिक स्कूल, कक्षा या प्रधानाचार्य या प्राचार्यों को जो है लिखे जाते हैं। इन पत्रों को जो है डाक अधीक्षक, समाचार पत्र संपादक या परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि को जो है लिखे गए पत्र को सम्मिलित करते हैं। और व्यावसायिक पत्र की बात करें तो इसमें जो है सामान खरीद बेचने और रुपयों के लेन देने के लिए जो है लोन मतलब लेन देन के लिए पत्र जो है लिखे जाते हैं, उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। और इन पत्रों में जैसे दुकानदार, प्रकाशन, व्यापारी, कंपनी आदि को जो है ये पत्र लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में जो है 20 क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं। तो ये 8 हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद का प्रैक्टिस सेट आप लोग देखना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ और नोट्स प्राप्त हो जाएगा। और एक एग्जाम रद्द बैच हमने स्टार्ट किया है, अगर उसमें विस्तार से पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। राजन सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।